आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 1 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इस्राएली शहरों में अजीब धमाकों और आग लगने की खबर, हुकूमत हैरान, आवाम परेशान। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को भी नहीं बख्शा, हजारों यहूदियों पर छाया बेरोजगार होने का साया। राहत गिराई लेकिन भूखों तक नहीं पहुंची, गजा की मदद इस्राएली कंट्रोल वाले इलाकों में गिरी। जुमे के दिन अल-अक्सा मस्जिद के इमाम गिरफ्तार, इसराइल अब मस्जिदों की आवाज भी दबा रहा। रूस का कीव पर हमला, इसराइल को हुई तकलीफ क्योंकि वजह निकली खुद से जुड़ी। जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 2 पैट्रियट लॉन्चर, हथियारों की होड़ और तेज। और शाहेद ड्रोन प्रोग्राम पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी, ईरान को एक और झटका। करते हैं शो की शुरुआत। इस्राएली इलाकों में अजीब तरह के धमाके और आग लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं। ज़ायनी हुकूमत बेबस है, बहुत ज्यादा बेबस। ये खबर 1 अगस्त को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने शाया की है। 31 को भी कुछ ऐसी ही खबर की थी, 31 जुलाई को। खबर के मुताबिक पिछले 10 दिनों में इसराइल के कब्जा शुदा इलाकों में अचानक धमाकों और आग की वारदातें तेजी से बढ़ गई है। इसराइली मीडिया खुद ये मान रहा है कि ये आग और धमाके किस वजह से हो रहे हैं, इसका कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। कई शहरों की हालत दोजख जैसी बताई जा रही है, ये तस्नीम का कहना है, और हुकूमत अब भी खामोश है। इसराइल की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और फायर डिपार्टमेंट ने इन हादसों का ठीकरा बिजली घरों और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खराबी पर फोड़ा है। एसी, लिथियम बैटरियां, ट्रांसफार्मर, घरों की वायरिंग, हर जगह अचानक पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। अजीब से ब्लास्ट, रहस्यमयी ब्लास्ट और आग लगने की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रोज नई वारदातें हो रही हैं और हुकूमत, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत सिर्फ बहाने गिनवा रही कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। कहीं पेजर ब्लास्ट जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। खैर, तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के एक एक्सपर्ट का कहना है कि बिजली सप्लाई में भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज फॉल्ट इसकी वजह हो सकते हैं, लेकिन असली वजह अब तक साफ नहीं, ये सिर्फ अंदाजे हैं। तकनीकी टीमों को खुद नहीं पता कि असल गड़बड़ी कहाँ है। सिर्फ इतना तय है कि ज़ायनी इलाकों में बर्बादी किसी अंदरूनी तूफान की आहट देने लगी है। अगली खबर ये कहती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। और अब दोस्त इजराइल भी आ गया है इसी चपेट में। अमेरिका ने इजरायली माल पर 15% टैरिफ लगा दिया है, 15% टैक्स। ये ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें बेरोजगारी बढ़ने का भी एक किस्सा है, सुनाऊंगा। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि 7 अगस्त से इस्राएल से आने वाले हर माल पर 15% टैरिफ लागू किया जाएगा। ट्रंप के नए ट्रेड ऑर्डर के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसमें दर्जनों ममालिक पर टैरिफ बढ़ाए गए हैं। अकेला इस्राएल नहीं, लेकिन इस्राएल पर बीत रही है। उधर इस्राएल को इससे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अपनी तकलीफ छुपाते हुए इस्राएल कह रहा है कि ये दर्द मीठा मीठा है, जैसे मोहब्बत में अक्सर मिलता है। होगा, अमेरिका की मोहब्बत हमारे साथ है। इस्राएल के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे छोटा मुद्दा बताया और कहा कि 15% की ये दर अप्रैल में अनाउंस हुई 17% से कम है। बताओ, 2% कम है। लेकिन इस्राएली मैन्युफैक्चरर्स को ये डर है कि इससे 26,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। 26,000 इसराइलियों की, यहूदियों की नौकरियां जा सकती हैं। इस्राएली हुकूमत भी अब कोशिश में है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बेहतर समझौता हो जाए, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, अपने फायदे के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ते। अब बोलो तारा रारा, लारा लप्पा लारा लप्पा, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दुख और दर्द देने वाला कौन है? वो जो हर तरह के दुख दर्द में पीछे खड़ा रहता है, या हर तरह के हमले में। एक और खबर बीच में, इस्माइल हानिया की पहली बरसी थी। 31 जुलाई 2024 को ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ फ़लस्तीन यानी हमास, उसके लीडर शेख इस्माइल हानिया को एक बेहद सीक्रेट मिशन में कत्ल कर दिया गया था। बहुत ऊंचे हाथ थे इसमें, और कल इसी खामोश कत्ल को हुए 1 साल पूरा हो गया। कहा जाता है कि वो कतर में रहते थे, लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान की प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह के लिए 31 जुलाई को 2024 को तेहरान गए थे। उसी रात एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में, जो IRGC की ज़ेरे निगरानी थी, जहां अंदर बाहर की सारी खबरें किसी ने पहले ही दुश्मन को दे दी थीं, हानिया को उनके कमरे में ही उसी बिल्डिंग में मार दिया गया। कत्ल किसने किया, क्या हुआ था, नहीं पता। इसराइल का नाम सामने आया, लेकिन ना कोई सबूत, ना कोई सज़ा।
और सबसे बड़ा सवाल, हमला ईरान की ज़मीन से किया गया था तो क्या मदद किसी अंदरूनी हाथ ने की थी? वो हाथ कितना बड़ा था, उसका साइज़ क्या था? हानिया उन कुछ गिने चुने रेजिस्टेंस लीडर्स में से थे जो अरब वर्ल्ड, तुर्की और ईरान तीनों से अच्छे ताल्लुक रखते थे। अगर वो आज जिंदा होते तो मुमकिन है कि गजा में सीज फायर की कोई सूरत निकल चुकी होती, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा खतरा था उनके लिए। शेख इस्माइल हानिया अब नहीं है, मगर उनके कत्ल के जिम्मेदार लोग आज भी कहीं जिंदा होंगे। वो कौन लोग हैं, उनके साथ क्या होगा, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। अमेरिका के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने आज गजा के जनूबी हिस्से में एक राहत कैंप का, एक एड कैंप का दौरा किया, जिसे अमेरिका और इसराइल सपोर्टेड गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF चलाती है। लेकिन ये वही जगह है जहां हर दिन भूखों की लाशें बिछती हैं, जहां इसराइली फौज राशन लेने आए लोगों पर गोली चलाती है, जहां खाना मांगना भी जुर्म बन चुका है। GHF पर अमेरिका और इसराइल दोनों का साया है, और ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये इंसानियत की मदद है या एक प्रोपेगेंडा शो? स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी महज एक कैमरा फ्रेंडली विजिट थी गजा में। ज़मीन पर हकीकत यह है कि गजा के मदद कैंप अब कत्लगाह बन चुके हैं और दुनिया के बड़े बड़े इदारे उसे खुलकर बोल रहे हैं। गजा में मदद भी आई, आ ही रही, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट है कि हवाई जहाज़ों से गजा में आज भी मदद फेंकी गई, गिराई गई। कहा गया इंसानियत के नाम पर राहत भेजी जा रही है, लेकिन ये राहत पहुंची कहाँ? सीधा जा रही है उन इलाकों में जो इसराइली फौज के कब्जे में है, रेड जोन है, यानी भूखे फ़लस्तीनियों के लिए नहीं, इसराइल की चौकियों में जमा होने के लिए खाना आया था। क्या गिराने वालों को ये भी नहीं पता कि बहुत कम इलाके हैं जहां पर फ़लस्तीनी अब फ्रीली मूव कर रहे हैं, वहां गिरा दें। इसराइल का एक और जुल्म सुन लीजिए। आज जुमे के रोज़ अल-अक्सा मस्जिद के इमाम और यरूशलेम के चीफ इस्लामिक जज शेख इयाद अल अब्बासी को इस्राएली काबिज फौज ने, इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मस्जिद अल-अक्सा के अंदर से हुई सबसे बुरी बात है, यानी इस मुक़द्दस जगह की हदें भी अब महफूज नहीं रहीं। ना रोशन खुतबा बचा, ना अदालत का ओहदा, चीफ जस्टिस भी हैं। इसराइल अब मस्जिदों से आज़ान ही नहीं, इंसाफ की आवाज़ भी छीनता जा रहा है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर रूस के हमलों पर इसराइली नाराज़गी सामने आई है, लेकिन वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल रूस ने हाल ही में कीव के कई इलाकों पर भारी मिसाइल अटैक किए। इन हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह हुईं, कई मासूम जाने गईं, बच्चे और औरतें भी नहीं बचे। लेकिन इसराइल के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार को तकलीफ तब हुई जब इस हमले में यूक्रेन में इसराइली एम्बेसी के एक स्टाफ मेंबर का घर नुकसान का शिकार हो गया, यानी कि रूस की मिसाइल इसराइलियों के घर गिर गई, लेकिन कीव में। सार ने ट्वीट करके रूस की मजम्मत की, बोले हम इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ हैं और यूक्रेन में अमन चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि गजा में हर रोज़ इसराइली बमबारी से जब बच्चों की लाशें उठती हैं, उस वक्त सार की ज़बान बंद रहती है। लगता है इंसानियत की परिभाषा इसराइल के लिए सिर्फ अपने लोगों तक ही महदूद रह गई है। अगर चाहें तो मैं और भी बात कर सकता हूं इस बारे में, लेकिन नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी से यूक्रेन को पैट्रियट तोहफा मिला है और इससे हथियारों की होड़ और तेज हो गई है। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को 2 और पैट्रियट एयर डिफेंस लॉन्चर भेजे जाएंगे। इसके अलावा अगले 2 से 3 महीनों में इस सिस्टम के बाकी अहम हिस्से जैसे रडार यूनिट, कंट्रोल सेंटर और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पहुंचा दिए जाएंगे। अमेरिका में बना ये पैट्रियट सिस्टम दुश्मन के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ एयरक्राफ्ट्स को भी, जंगी जहाज़ों को भी टारगेट कर सकता है। एक बैटरी में आमतौर पर 4 से 8 लॉन्चर होते हैं। बैटरी वो वाली बैटरी नहीं है, चार्जिंग वाली बैटरी, पूरा ये मिसाइल बैटरी कहलाती है। इसमें 4 से 8 लॉन्चर होते हैं, फुकने होते हैं जिससे मिसाइल दगती है, यानी पूरी एक यूनिट जंग के लिए तैयार करने में महीने लग सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्हें अपने मगरबी साथियों से 3 नई पैट्रियट बैटरियां मिलनी हैं, जिनमें 2 जर्मनी से मिल रही हैं। फिलहाल जंग लंबी खिंच चुकी है और अब जर्मनी खुलकर मैदान में आ चुका है हथियारों के साथ। सवाल यह है कि अमन की बातें कौन करेगा जब हर तरफ डिफेंस सिस्टम की पैकिंग हो रही है।
बात ईरान और अमेरिका से जुड़ी। ईरान के ड्रोन्स पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, लेकिन असली निशाना कहीं और है, ईरान नहीं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर शिकंजा कस दिया है। 31 जुलाई को यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई जो ईरान के शाहिद या शहीद ड्रोन प्रोग्राम से जुड़ी मानी जा रही हैं। ईरान, चीन, हांगकांग और ताइवान में मौजूद 5 कंपनियां और एक शख्स इन नए सैंक्शंस के दायरे में आए हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि ये सब हेसा नाम की एक ईरानी डिफेंस कंपनी के लिए सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इकट्ठा कर रहे थे। वही कंपनी जो शहीद कामिकाज़े ड्रोन्स बनाती है और जिसे ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री से जोड़ा गया है। ईरान के ये ड्रोन्स रूस की झोली में जा चुके हैं। ये यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं और रूस अब इन्हीं का लोकल वर्जन गेरान बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ऐसे हथियार बनाकर न सिर्फ उसके फौजियों और अलायंस को टारगेट कर रहा है, बल्कि पूरे रीजन में अफरा तफरी फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये पाबंदियां ईरान को रोक पाएंगी या फिर ये जंग की एक और डिप्लोमेटिक चाल है? यूक्रेन भी रूस पर हमले कर रहा है। 60 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन पूरी तरह यह दावा रूस का साफ नहीं है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछली रात रूस के कई इलाकों जैसे कि ब्लैक सी और अज़ोव सी पर यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। दावा किया गया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 60 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिए। लेकिन हमले में रूस के रोस्तोव रीजन में रिहायशी इमारतों को नुकसान भी हुआ है। यानी जंग अब सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंच गई है, वो चाहे यूक्रेन के इलाके हों या रूस के इलाके हों। रूसी बयान पूरी तरह से मिलिट्री की जीत की तस्वीर पेश करता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई में दरारें नज़र आने लगी हैं। ईरान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश या रूस या यूक्रेन कोई हो, हर जगह अपना नुकसान कम बताया जाता है। फिलहाल ये थी शाम की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ आपके सामने ईमानदारी से रख दी हैं, आपको पसंद आई होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।